हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 8 अक्टूबर और ये 8 अक्टूबर का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब इसमें शामिल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मोर अपडेट पाने के लिए चैनल पे हमेशा बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है, जो अग्निवीर थे, मतलब जो पूर्व अग्निवीर जो सैनिक हैं, उनके लिए 15% आरक्षण की घोषणा की है। किसने? तो ये किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी अग्निवीर सैनिक, जो भी बच्चे अग्निवीर बने थे, वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी है, जो कि एक सरकारी कंपनी है, ठीक, इसमें इनको नौकरी में 15% का आरक्षण मिलेगा और कई पदों पे भर्तियां की जाएंगी। आइए जान लेते हैं कि अग्निवीर स्कीम है क्या, ये कब आई थी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए कुछ ये लगा दिया है आपके लिए स्लाइड। देखिए, साल 2022 में सेना के तीनों अंगों में जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई थी, ठीक। इस योजना के तहत क्या था, सेना में शामिल अग्निवीर का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, जिसके बाद इनमें से 25% आगे सेना में काम करते रहेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए 100 बच्चे अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हुए, ठीक, तो जिसमें से 75 को रिटायर कर दिया जाएगा, फिर वो अपना कोई भी रोज़गार देख सकते हैं, उनको 50 लाख रुपए दिया जाएगा। बाकी उनको वो कहीं भी जैसे सिक्योरिटी गार्ड बन गए या वो आगे तैयारी कर सकते हैं किसी चीज़ में। जैसे एक्स सर्विसमैन क्या करते हैं, नॉर्मली वो लोग मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान होता है, तो उनको आराम से ये गार्ड की नौकरी मिल जाती है। लेकिन अगर कोई और अच्छा करना चाहते तो तैयारी कर सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो 25% आगे सेना में काम कर सकते हैं, मतलब 75 रिटायर हो गए तो 25 को आगे, जिनका काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, तो वो परमानेंट भी हो सकते हैं सेना में, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, 75% सेना से रिटायर होना होगा। तो ये स्कीम समाप्त हो गई। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे देखिए, हाल ही में चिकित्सा का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में? देखिए, हाल ही में नोबेल अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। अभी सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में की गई है, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है फ्रेंड्स? तो विक्टर को मिला है, विक्टर और गैरी को मिला है। ये दोनों ही लोग यूएसए के नागरिक हैं। विक्टर और गैरी दोनों ही यूएसए के नागरिक हैं। तो ये दोनों ही लोग यूएसए के नागरिक हैं। इन्होंने किस मतलब चिकित्सा के फील्ड में किसकी खोज की है फ्रेंड्स? तो इन्होंने खोज की है माइक्रो आरएनए की खोज की है। और ये माइक्रो आरएनए इन्होंने कब खोजा था? तो 1993 में खोजा था, जिसके लिए इनको 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला है। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा इतिहास। नोबेल अवार्ड किसकी याद में दिया जाता है? तो वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कब से शुरुआत हुई इसकी? तो 1901 में शुरुआत हुई थी। भारत से नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक। सबसे कम उम्र में नोबेल अवार्ड पाने वाली कौन बन गई हैं? तो 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई बनी थी। मलाला यूसुफ़ज़ई। इनको किनके साथ मिला था? तो इनको मिला था भारत के कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। यानी कैलाश सत्यार्थी जी जो थे, उनको भी 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ नोबेल पीस अवार्ड मिला था, शांति का अवार्ड मिला था, ठीक है। देखिए, जो कैलाश सत्यार्थी जी थे, उनको मिला था लिटरेचर के लिए और मलाला को मिला था पीस के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 6 फील्ड में दिया जाता है फ्रेंड्स। ये कितने फील्ड में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स में यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, मेडिसिन यानी चिकित्सा, लिटरेचर अर्थात साहित्य, इकोनॉमिक्स मतलब उसमें अर्थशास्त्र, और पीस यानी शांति। देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में पहले नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1968
यह 69 में देना प्रारंभ हो गया। ठीक, पहले 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला भारतीय कला महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? पहला भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है तेलंगाना के सिकंदराबाद में। तेलंगाना के सिकंदराबाद में। उद्घाटन किसने किया है फ्रेंड्स? तो उद्घाटनकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसको जारी कौन करता है। तो विश्व टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आईएमडी इंस्टीट्यूट। आईएमडी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड लगातार 14वें वर्ष नंबर 1 बना हुआ है। ठीक, लगातार 14वें वर्ष नंबर 1 बना हुआ है। इंडिया की रैंक क्या है फ्रेंड्स इसमें? इंडिया की रैंक इसमें है 58। कितने देशों में? तो 67 देशों में। और वर्ष 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 56 थी, अर्थात हमारी रैंक ख़राब हुई है, पहले से 2 रैंक हम फिसल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में इंडियन एयर फोर्स दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स आज ही मनाया गया, 8 अक्टूबर को। इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर को हुई थी। 8 अक्टूबर, और सन कौन सा था? तो 1932 था। अभी जो 1932 का समय था, इसमें हिस्ट्री की हमारे लिए 2 डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 में ही कंप्लीट हुआ था। इसी में क्या हुआ था कि जो दलित वर्ग थे उनके लिए सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था हिस्ट्री में। मतलब दलितों का, जैसे 1909 के एक्ट में मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन मिल गया था, वैसे ही यहाँ पे दलितों को प्रत्यक्ष निर्वाचन मिल गया था। तो फिर क्या होता है कि 1932 में, ये 16 अगस्त 1932 को ये सांप्रदायिक पंचाट मिल जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारतीय दलितों को। फिर क्या होता है कि गांधी जी बहुत गुस्सा होते हैं, इस बात से नाराज़ होते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, 24 सितंबर को क्या शुरू कर देते हैं, ये अनशन शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? तो पुणे के यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय ये यरवदा जेल में होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब पुणे की यरवदा जेल में होते हैं, अनशन शुरू करते हैं, तब ये जो होते हैं अपने, देखिए थोड़ी सी डेट मिस्टेक हुई है। क्या होता है कि 20 सितंबर को, 24 सितंबर को नहीं, 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी अनशन शुरू कर देते हैं कि ये सांप्रदायिक पंचाट से देश का विभाजन और होता ही चला जाएगा, हमारा देश एकता के सूत्र में नहीं बंध पाएगा। फिर क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर जी को ये बात समझ में आती है कि गांधी जी बात सही कह रहे हैं। तो 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के तहत ये जो इनको दलितों को मतलब ये सांप्रदायिक पंचाट था, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, और दलितों को 48, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 48 सीटों पे प्रत्यक्ष निर्वाचन का वादा किया जाता है, इसको हटा करके 147 सीटों पे भारत द्वारा, गांधी जी द्वारा सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। किनके लिए? तो भारत के जो प्रांतीय विधानसभा होते हैं उसमें दलितों के लिए 147 सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि सुल्तान जोहोर कप जो है उसका संबंध किससे है? तो यह हॉकी से है बस। क्योंकि एसएससी और रेलवे के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये खेल किससे संबंधित है। तो जो सुल्तान जोहोर कप है ना, इसका संबंध हॉकी से है, और ये हमेशा कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए निजुत मोइन योजना चर्चा में थी, इसको किसने शुरू किया? तो असम सरकार ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? तो महिला शिक्षा में वृद्धि करना। महिला शिक्षा में वृद्धि करना मतलब जो भी बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई निर्बाध तरीके से संचालित हो सके, इसके लिए ये योजना असम सरकार द्वारा लाई गई है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू जी हैं। सॉरी, पेमा खांडू नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा।
और जो पेमा खांडू जी हैं वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब चलिए थोड़ा हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमाएं हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, यहाँ से शुरू होता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे होते हुए यहाँ पे ये हमारा वो असम है। तो देखिए, असम की सीमा किससे किससे लगती है। तो असम कितने देशों से सीमा साझा करता है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं। तो असम पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भूटान से, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। ठीक, बांग्लादेश से साझा करता है। अब असम की किन किन राज्यों से बॉर्डर वो सीमा लगती है, मतलब किन किन भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर इसने शेयर किया। फिर मेघालय से शेयर करता है। ऊपर देखें तो देखिए, तीन ओर से इधर से अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है। फिर ये नागालैंड से भी जुड़ा हुआ है। और उसके बाद इसकी सीमा किससे लगती है, मणिपुर से भी लगती है। और यहाँ पे देखिए, छोटा सा ये मिज़ोरम से भी बॉर्डर शेयर करता है, शेयर कर रखा है। तो देखिए, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो मैपिंग कराया था, उसमें मैंने बताया था नमामि। तो नमामि में ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। तो देखिए, इनकी नमामि से तो बॉर्डर लगती ही लगती है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, यहाँ पे त्रिपुरा से ये बॉर्डर शेयर करता है, फिर मेघालय से करता है और वेस्ट बंगाल से करता है। तो आइए गिन लेते हैं कितने राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल 1, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 3, मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम। फिर से गिन लेते हैं, थोड़ा सा मैप ख़राब हो गया था। देखिए, पहले ये वेस्ट बंगाल 1, मेघालय 2, अरुणाचल 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिज़ोरम 6 और ये त्रिपुरा। इतने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कितने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, तो एक भूटान से शेयर करता है और दूसरा बांग्लादेश से करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा रहा। धन्यवाद।